हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड परीक्षा यानी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं साइंस वाला पेपर यानी मॉडल पेपर ऐसा जो आपके साइंस के सभी प्रश्न लगभग कवर करने वाला है। आज के 15 प्रश्न हैं, इनमें सभी के सभी 15 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये राजस्थान से जुड़े सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला है। इस पर राजस्थान जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग सभी की क्लासेस लगने वाली है। तो साथियों, जुड़ जाइए और अपने शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ आज की क्लास को। सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी का मुख्य घटक है, सीएनजी आपको पता ही होगा कि एक ईंधन होता है। सीएनजी क्या होता है? एक ईंधन का रूप में होता है। तो सीएनजी का मुख्य घटक पूछ रहे हैं, मीथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन यानी CH4। मीथेन को हम किससे लिखते हैं? CH4 से। और आपको बता दें साथियों कि सीएनजी एक क्या है? गैसीय ईंधन है। सीएनजी एक गैसीय ईंधन है। इसमें लगभग 80 से 90%, लगभग लगभग आप देख लीजिएगा 80 से 90% तक आपके इसके अंतर्गत मीथेन ही होती है यानी CH4 होती है। और बाकी की बात करें तो उसमें आपके एथेन आ जाएगा। सीएनजी की बात करें हम, इसमें आ जाएगा एथेन आपके प्लस प्रोपेन, एथेन प्लस प्रोपेन प्लस अन्य हाइड्रोकार्बन यानी बाकी जो एचसी बाकी जो भी बचे हैं वो आ जाएंगे आपके। मीथेन तो एचसी से 90% तक है ही, बाकी आपके एथेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा और हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। इस प्रकार आपके सीएनजी का पूरा एक गैस तैयार हो जाएगी। और बात करें अगर इसके फुल फॉर्म की, ये प्रश्न आपके आ सकता है कि सीएनजी का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप बताइए, तो इसका आ जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इंग्लिश में बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपके सीएनजी की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूध से मक्खन निकालने के लिए, दूध से मक्खन निकालने के लिए किस सिद्धांत का पर आधारित है? जो आप मतलब हम छाछ फेरते हैं तो दूध से मक्खन निकालते हैं, दूध से मक्खन निकालते हैं, तो उसके लिए हम कौन से सिद्धांत को कार्य में लेते हैं? तो यहाँ पर आपके चार सिद्धांत दे रखे हैं। पहला सिद्धांत पहला सिद्धांत आपके सामने है। पहला सिद्धांत आपके सामने दे रखा है आपके अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल दूसरा सिद्धांत है आपके सामने, बल आघूर्ण। पहले आपको क्लास पूरी बराबर दिख रही है तो कमेंट में आप, अगर आपको क्लास बराबर नहीं दिख रही तो कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, बल आघूर्ण और संवेग संरक्षण, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। बात करें अगर इस प्रश्न के उत्तर की, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर एक यानी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल पर यह कार्य करता है, दूध से मक्खन निकालने का कार्य। क्योंकि आप देखिए कि अगर हम छाछ फेरते तो वो कुछ इस प्रकार से कार्य करती है, यानी जो बीच में जो कण होंगे वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर मतलब इसका क्या हुआ कि ये केंद्र से दूर की ओर जा रहे हैं, यानी केंद्र से दूरी बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा? अपकेंद्रीय बल। साथियों, आपको बता दें कि अपकेंद्रीय कोई वास्तविक बल नहीं होता है, ये एक आभासी बल या काल्पनिक बल होता है। आभासी या काल्पनिक बल होता है आपके अपकेंद्रीय बल। बात करें इसके विपरीत बल की, तो विपरीत बल कौन सा हो जाएगा? आपके अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अभिकेंद्रीय बल एक वास्तविक बल होता है, ये काल्पनिक या आभासी बल नहीं होकर ये एक वास्तविक बल होता है। और इसमें क्या होता है कि कोई कण, जैसे ये कोई कण घूम रहा है, तो ये कण केंद्र की ओर एक बल का अनुभव करेगा, केंद्र की ओर एक बल का अनुभव करेगा। यही ये आपके अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। और बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण आपके वैसे तो एक प्रकार का बल ही होता है, एक प्रकार का बल होता है, पर ये क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए ये काम नहीं करता है। ये काम करता है किस तरीके से? जैसे कि आपकी कोई वस्तु ये घूम रही है, तो इस पर जो ये बल आघूर्ण काम कर रहा है, यानी इसको जो घुमाने में इसके लिए बल लगा रहा है, इसको इस साइड में घुमाने के लिए जो वृत्ताकार गति कराने में जो बल लगा रहा है, वही आपके अब के सॉरी बल आघूर्ण कहलाएगा। और संवेग संरक्षण की बात करें तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संवेग संरक्षण, संरक्षण में क्या होता है, जो पहले था वो बाद में रहेगा, यानी समान रहने का कारण। यानी जैसे का आपका कोई वस्तु, जैसे ये दो कण है, तो ये दोनों कण जो आपस में टकराएंगे तो इनका जो पहले संवेग था और बाद में जो संवेग रहेगा, दोनों के दोनों समान रहेंगे। यानी इसमें संवेग का कोई हानि नहीं होगी, कोई लाभ नहीं होगा, यानी संवेग ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। इस प्रकार ये संवेग संरक्षण का बल कहलाता है, यानी संवेग समान रहेगा। इसी प्रकार बल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण इत्यादि जो सभी संरक्षण के नियम आते हैं, अगर आपको बताना है कि संरक्षण क्या होता है, डायरेक्ट बता देना है कि संवेग संरक्षण मतलब जो पहले था वही बाद में रहेगा, यानी इनमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। इस प्रकार संरक्षण का नियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो श्वसन, श्वसन एक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे चार, यानी कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा शेपी है, उष्मा शोषी है, और रेडॉक्स है और वियोजन है।
अगर आपको बताना है कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया इन चारों में से, तो आपको इन चारों का एक बार मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताए, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का डायरेक्ट मतलब होता है कि ऊर्जा मुक्त हो रही है, यानी ऊर्जा निकल रही है। क्या हो रही है? ऊर्जा यहाँ से बाहर निकल रही है। ऊर्जा को हम यहाँ पर साधारण रूप में एचवी यानी हम प्रकाश से लिख सकते हैं, या फिर किसी और भी प्रकार में। तो हम अगर ऊर्जा निकल रही है तो वो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें तो वहां पर क्या होगी? ऊर्जा की जरूरत होगी, यानी कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें ऊर्जा की जरूरत होगी। इसका उदाहरण बताएंगे हम आपको। रेडोक्स रेडोक्स अभिक्रिया की बात करें तो इसमें इसे हम दूसरा नाम यानी इसका दूसरा नाम हो जाएगा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन मतलब क्या हो गया? इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है उस अभिक्रिया में, और उसमें अपचयन भी हो रहा है, यानी O2 भी निकल रहा है। O2 जुड़ भी रहा है, O2 निकल भी रहा है, और H+ यानी आपके जो प्रोटॉन है, आपके जो H+ है वो आयन जुड़ भी रहा है और निकल भी रहा है। तो इस प्रकार आपके ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत हो रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें एक जो आपके कोई कण होगा, एक कोई आपके यौगिक होगा, वो बाद में अभिक्रिया के बाद में टूटकर दो यौगिक में टूट जाएगा, या दो से अधिक भी हो सकता है, पर दो से कम नहीं होगा, यानी एक से अधिक टुकड़ों में बढ़ सकता है। जैसे हम बात करें अगर इनके उदाहरण की, तो ऊष्माक्षेपी के लिए उदाहरण की बात करें तो ये आपके जैसे ये श्वसन अभिक्रिया हो गया, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया? ऊष्माक्षेपी। यानी श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है, वो हमारे भोजन के टुकड़ों को तोड़ता है। ऑक्सीजन क्या रहता है? जैसे O2 है, तो वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और भोजन को तोड़कर भोजन से क्या करता है? ऊर्जा का मुक्त करता है, ऊर्जा को मुक्त करता है। भोजन को तोड़ता है और भोजन से क्या बनाता है? ऊर्जा, एनर्जी। तो ये तो हो गया आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होता है? पानी का वाष्पीकरण। जैसे आपके जल का वाष्पीकरण हो रहा है, तो ये जैसे कि कोई जल का एक पात्र है, अगर आपको इसमें से ये जो जल भरा है, इसको अगर आपको बाहर निकालना है, वाष्पीकरण करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? उसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। अगर इसमें आप ऊष्मा देंगे तो इस प्रकार से आपका जल का वाष्पीकरण हो जाएगा। और जल का वाष्पीकरण करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, और ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और बात करें वियोजन अभिक्रिया की, तो वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होगा? एकल उत्पाद आपके टूटकर अलग अलग या एक से अधिक उत्पादों में बढ़ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं हम CaCO3। CaCO3 जो आपके एक उत्पाद है, एक ही उत्पाद है ये, तो बार बार बढ़ रहा तो नहीं है, ये अलग अलग तो नहीं है। तो यहाँ पर CaCO3 को हम तोड़कर कितने में बांट देंगे? दो उत्पाद में, यानी CaO क्या हो जाता है? आपके चूना, बुझा हुआ चूना होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, यानी आपके जो गैस बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम अगर यहाँ पर क्या बात करें, CaCO3 जो आपके सॉलिड है, CaCO3 सॉलिड है, और CaO भी आपके सॉलिड ही रहेगा, और CO2 क्या हो जाएगी? गैस। इस प्रकार ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? वियोजन अभिक्रिया। यानी यहाँ पर क्या था? पहले एक उत्पाद था CaCO3। देखियो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, हर एक बात को आपको डिटेल में समझाऊंगा। विज्ञान एक ही ऐसी विषय है जिसको समझना जरूरी है। इसमें रटना जीके हो जाती है, अलग अलग क्लासे आपके, उसमें आपको रटना भी पड़ सकता है। आपके डेट आ जाएगी, सन आ जाएंगे, वो आपको रटने भी पड़ेंगे। पर विज्ञान में क्या करना पड़ेगा? आपको डायरेक्ट समझना पड़ेगा, एक एक को उदाहरण से समझना पड़ेगा। मैं एक बार वापिस रिपीट कर देता हूँ कि उष्मा श्वसन एक अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन आपके भोजन के टुकड़ों को तोड़कर एनर्जी में यानी ऊर्जा में बदल देती है। ऊष्माशोषी की बात करें तो इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, यानी अवशोषण होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने समझा था कि जल है, तो अगर इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा? इसका वाष्पीकरण हो जाएगा, इसकी वाष्प जल की वाष्प बन जाएगी। ऊष्मा आपके क्या निकल निकल रही है, पर क्या करना पड़ रहा है? पहले ऊष्मा देनी पड़ रही है, यानी अवशोषण हो रहा है इस अभिक्रिया में। और बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया की, तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों से साथ में होते हैं, इसीलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और बात करें वियोजन अभिक्रिया की, तो इसके लिए महत्वपूर्ण उदाहरण, आपके सबसे सिंपल उदाहरण क्या रहने वाला है? CaCO3, जिसे हम तोड़कर CaO और CO2, यानी आपके जो बिना बुझा हुआ चूना या संगमरमर होता है, जिसे हम क्या करते हैं? सॉरी, बुझा हुआ सॉरी, चूना होता है, चूना पत्थर। और आप हमारे सीएओ में, यानी आप बिना बुझा हुआ चूना में बदल देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ में निकलेगी। इस प्रकार ये बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट में बताएं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम आप इसका हम वापस एक उदाहरण लेकर समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण होते हैं? यानी ऐसा एक सूक्ष्म जीव होता है। सूक्ष्म जीव क्या हो गया आपके? जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, अपने सिंपल आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो वो ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो सजीव और निर्जीव दोनों के गुण रखता है? यानी सजीव के साथ सजीव हो जाता है, और बाह्य वातावरण में यानी खुला रहता है तो निर्जीव बन जाता है। तो वो कौन सा है? जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके आंसर की, तो ये हो जाएगा आपके विषाणु। विषाणु यानी क्या हो गया? आपके वायरस।
आपके जो वायरस होते हैं वो सभी ऐसे ही जीवाणु होते हैं जो आपके, सॉरी, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सजीव में, अगर किसी सजीव शरीर में चले गए हैं तो वो सजीव के जैसा व्यवहार करेंगे। और अगर बाह्य वातावरण में, मतलब किसी सजीव की में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, निर्जीव रहते हैं। और सजीव में प्रवेश करके सजीव जैसे मतलब वृद्धि और विकास करेंगे, मतलब और बढ़ेंगे, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इस प्रकार वो वायरस या विषाणु क्या करेंगे, सजीव और निर्जीव दोनों के गुण रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी की जो आपकी ग्रंथि होती है वो कहाँ स्थित होती है, मस्तिष्क में होती है, ग्रीवा में होती है, जननांगों में होती है, या आमाशय में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके मस्तिष्क में। मस्तिष्क में आपके मटर के आकार की एक ग्रंथि होती है, मटर के आकार की, किसके आकार की होती है, मटर के आकार की एक ग्रंथि होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की जो ये क्लास है। आपको हर, जैसे ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उस ऑप्शन को भी हम हल करा रहे हैं। आपके बहुत सारे यहाँ पर क्लियर होने वाले कंफ्यूजन। तो ये पूरी की पूरी क्लास देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक भी प्रश्न आपने आज स्किप कर दिया, आज जीके की क्लास नहीं है, आज विज्ञान की क्लास है, आज साइंस की क्लास है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरी की पूरी क्लास को देख लीजिएगा लास्ट तक। और अगर आप कमेंट में बताते जा रहे हैं साथ के साथ, यानी आपके जो 15 प्रश्न रहने वाले हैं, अगर इनमें से आपको अगर आंसर आ रहे हैं और बता रहे हैं, तो अगर आपने 10 में से ज्यादा, 15 में से 10 से ज्यादा प्रश्न आ गए, आंसर बता दिए, तो साथियों आपका चयन रखने वाला कोई नहीं है, चयन रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि साथियों ये जो साइंस के प्रश्न है सभी के सभी इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू आधारित प्रश्न है। मॉडल पेपर ये आज जैसा रहने वाला है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आज एक एक प्रश्न को मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, क्योंकि आज सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं, रहने वाले हैं। और ये आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है और पूछ सकते हैं, बिल्कुल इसके चांस बन रहे हैं। इसलिए मैंने ये प्रश्न उठाए हैं। साइंस की आज अलग से क्लास लेने का मतलब ही ये रहा है कि अलग अलग प्रश्न उठाए हैं। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से किस जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग का कार्य करती है, तो कॉकरोच, मेंढक, शार्क और व्हेल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेंढक, यानी मेंढक की जो त्वचा होती है बहुत ज्यादा पतली होती है। बाकी जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उनकी तुलना में इसकी जो त्वचा होती है वो बहुत ही ज्यादा पतली होती है, जिस कारण क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान कर सकती है और श्वसन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मौत के कुएं में। मौत के कुएं में आपने खेल देखा होगा, अगर आपने देखा है मौत के कुएं में, यानी मेले में आप गए होंगे, तो ये खेल आपने जरूर देखा होगा। और अगर आपने देखा है तो आपने कमेंट में क्या बताना है, यस करना है, यानी थम्स अप करना है। अगर आपने मेले में आपने मौत के कुएं का खेल देखा है, तो साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, थम्स अप और यस लिखना होगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेले में जाने में इंटरेस्टेड रखते हैं। और बाकी सभी देखिए, पढ़ाई भी होती रहेगी और मेले में भी जाना जरूरी होता है। बात करें इस प्रश्न की, तो कुएं की दीवार पर जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो किस सिद्धांत पर चलाते हैं, यानी कौन सी थ्योरी उसमें काम करती है, अभिकेंद्रीय बल की, अपकेंद्रीय बल की, स्थायी संतुलन की, या बलागुण की। ये जो तीनों तीनों है, स्थायी संतुलन कोई थ्योरी नहीं है, पर अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल और बलागुण, ये तीनों थ्योरी मैंने आपको समझा दी है। तो ये आपके लिए रहने वाला है होमवर्क वाला प्रश्न। ये आपके लिए कौन सा प्रश्न रहने वाला है, होमवर्क वाला प्रश्न रहने वाला है। इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बिल्कुल साधारण सिंपल है। आपके देखिए, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, एक वास्तविक है, एक आभासी या अवास्तविक है, यानी काल्पनिक बल है। और इनमें क्या होता है, एक तो आपको केंद्र से दूर ले जाएगा, एक केंद्र की ओर लाएगा। और बल आघूर्ण क्या करता है कि बल का प्रकार है, जो आपके बल जो घुमाने के लिए जरूरी होता है वो बल आघूर्ण होता है। इस प्रकार मैंने वापस से समझा दिया है, इससे भी इसका उदाहरण आपको बताना है कमेंट में। राइट आंसर क्या है आपको कमेंट में जरूर बताना है। अगर आप पूरी पूरी क्लास देख रहे हैं तो साथियों यस कर दे, कमेंट में थम्स अप कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर यानी आपके मार्बल होती है, उसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है, CaSO4 CO3 CaO MgOH होल्टोइस। तो यहाँ पर बता दें साथियों कि आपको पूरी की पूरी जो आज क्लास रहने वाली है, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और यहाँ पर हम एक प्रश्न को, ये जैसे संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो ये नहीं बताएंगे कि सिर्फ इसका आंसर कौन सा हो गया। हम ये जो चारों ऑप्शन है इनका कौन सा अलग नाम है, कौन सा सही नाम है, रासायनिक नाम कौन सा है, प्राकृतिक नाम कौन सा है, सभी के सभी हम आपको बताएंगे, क्लियर करने वाले हैं डिटेल में, हर एक चीज को आपको क्लियर करेंगे। तो साथियों आपको अगर समझ में आ रही है तो कमेंट में थम्स अप कर दे, यस लिख दें। नहीं आ रही है तो आप बताएं कौन सी पार्ट आपको, कौन सी जगह, कौन सा प्रश्न, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, वो हम आपको लास्ट में समझा देंगे। तो साथियों जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि देख रहे हैं स्टूडेंट और हमारे साथ बढ़ रहे हैं आगे। तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें कि संगमरमर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपके CaCO3। CaCO3 का एक और नाम क्या हो गया आपके, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट, और इसे ही क्या कहते हैं हम, संगमरमर या चूना पत्थर। चूना पत्थर भी हम किसे कहते हैं, CaCO3। और संगमरमर यानी मार्बल भी किसे कहते हैं, CaCO3। देखिए ये क्लियर हो गया, ये यहाँ पर राइट आंसर हो गया। बात करें अगर CaSO4, देखिए सबका सब क्लियर होने वाला है, आपकी चीजें क्लियर होने वाली है। तो यहाँ पर इसके बाद नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा जिप्सम। यानी हम इसमें अगर जल के अणु जोड़ देंगे, दो जल के अणु जोड़ देंगे तो ये कौन कौन सा आपके यौगिक हो गया, तो जिप्सम बन गया। बात करें अगर इससे क्या बनाया जा सकता है, तो पीओपी यानी आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी उसमें शायद 5 अणु के तो जल अणु तो जोड़ने होंगे, जिससे आपके पीओपी बन जाएगा। बात करें इसके नाम की तो ये हो जाएगा आपके कैल्शियम सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा आपके कैल्शियम सल्फेट। देखिए साइंस की क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, रटने वाली क्लास नहीं है, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर सीओ की बात करें तो ये हो जाएगा आपकी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका अन्य नाम क्या है, तो बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, ये आगे आप लिख लीजिएगा। और बात करें हम MgOH2, ये जो आपके यौगिक रहने वाला है, ये इंपोर्टेंट यौगिक है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, एंटासिड। एंटासिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एसिड के एंटी में काम करता है, यानी अब इसके विपरीत काम करता है। यानी आपके अगर एसिडिटी बन रही है तो आपको MgOH2 का, जो आपके इनो में होता है, MgOH2 ही होता है। एंटासिड का कार्य करता है, और इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम किसे कहते हैं, MgOH2। आपको कमेंट में एक बार लिखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बराबर MgOH2, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने यहाँ तक पूरी क्लास देखी है और आपको समझ में आया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं। कमेंट में आप जरूर लिखेंगे MgOH2। देखिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, शेयर कर लीजिएगा, आप भूलिएगा मत, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और क्लास अगर आपको चीजें क्लियर हो रही है, अगर आपकी चीजें क्लियर हो रही है तो आपको क्लास को लाइक भी करना होगा। यहाँ पर देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि CaSO4 क्या हो गया, जिप्सम। पीओपी का निर्माण भी कर सकते हो, और कैल्शियम सल्फेट इसका नाम होता है। कि CaCO3 आपकी कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर या संगमरमर इसका नाम होता है। CaO की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड, और बिना बुझा हुआ चूना इसका नाम होता है। MgOH2 की बात करें तो एंटासिड, या फिर इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीटी स्कैन करने के लिए किन किरणों का उपयोग होता है, बिल्कुल डायरेक्ट आपको करना है एक्सरे। एक्सरे यानी एक्स किरणों का कार्य होता है ये सीटी स्कैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, वेल मछली यानी ब्लू वेल मछली। नीली वेल मछली जो होती है आपके, ब्लू वेल मछली आपके सबसे बड़ी, अभी तक जिनका पता है, सबसे बड़ी स्तनधारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो केंचुआ और जोंक, मानव और वेल, कॉकरोच और सिल्वर फिश, और टेडपोल लार्वा और मछली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच और सिल्वर फिश। कॉकरोच और सिल्वर फिश में आपके क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और ये कौन से ग्रुप के यानी कौन से समूह के जीव होते हैं, ये होते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा ग्रुप के मेंबर होते हैं ये, आप लिख लीजिएगा पूरा। और अगर इनके बात करें तो ये कौन सा तंत्र रखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IOL का पूरा नाम, इंफ्रारेड ओक्यूलर लेंस, इंट्रा ओकुलर लेंस, इमेज ऑब्जेक्ट लेंस, और इमेज ओकुलर लेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके दूसरा वाला, यानी इंट्रा ओकुलर लेंस। ये आपके क्या होते हैं, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लेंस होते हैं ये। और इनका कार्य क्या होता है, मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है उसके बाद में ये लगाने के काम आते हैं, मोतियाबिंद के उपचार में लिख सकते हैं हम इसका। और बाकी जो दृष्टि रोग होते हैं उनका भी इलाज करने के लिए ये काम में आते हैं, IOL यानी इंट्रा ओकुलर ओकुलर लेंस। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, आपकी पूरी की पूरी एक एक प्रश्न को आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है कि हर एक प्रश्न चीजें क्लियर करनी है, आपको सभी का सभी क्लियर करना है, ताकि आपके लिए जो आपके अब परीक्षा में साइंस से जो जुड़े जो प्रश्न आने वाले हैं, अगर इनसे जुड़े एक भी प्रश्न आएगा तो आपका क्लियर रहने वाला है, क्योंकि सभी चीजें क्लियर हो गई है आपकी। बात करें अगले प्रश्न की, तो परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया यानी किसने दिया, तो जॉन डोल्टन, नील्स बोर, थॉमसन और रदरफोर्ड। बात करें इसके राइट आंसर की तो ये हो जाएगा आपके जॉन डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था सबसे पहले, जो आपके 1803 में दिया गया था।
1803 में दिया था आपके परमाणु सिद्धांत जॉन डोल्टन ने। बात करें नील्स बोर की, तो नील्स बोर ने कौन सा सिद्धांत दिया? बोर बोर मॉडल दिया था। बोर मॉडल दिया था आपके नील्स बोर ने, बोर मॉडल। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि इन्होंने दिया था कक्षक सिद्धांत, यानी जैसे ये आपके पूरा का पूरा एक परमाणु बनाया था इन्होंने, इस प्रकार से मान लीजिए। और यहाँ पर क्या दिया था इन्होंने? नाम दिए थे के, समझ में नहीं आ रहा मैं बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा, के, एल, एम और एन। इस प्रकार से इन्होंने 4 कक्षक दिए थे। इन कक्षक के आधार पर ही परमाणु को समझाया था। बात करें थॉमसन की, तो इन्होंने दिया था प्लम पुडिंग सिद्धांत। प्लम प्लम पुडिंग सिद्धांत, यानी आपके, हम ऐसे समझ सकते हैं तरबूज के सिद्धांत के आधार पर। प्लम पुडिंग सिद्धांत पूरा आप लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है? जैसे एक तरबूज होता है, एक तरबूज होता है, ये पूरा एक तरबूज है। तो इसके अंतर्गत कहीं कहीं पर जो आपके दाने के रूप में जो आपके वो बीज होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन के रूप में बताया गया है। जैसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे जैसे पूरा ये परमाणु है, तो इसके अंतर्गत ये जो प्लस होते हैं, ये प्लस के कहीं कहीं कण होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही है इसका प्लम पुडिंग सिद्धांत है। रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक सोने की पतली पन्नी पर कई सारे अणुओं की बरसात की, जिससे क्या हुआ कि सभी अलग अलग दिशाओं में गए थे, पर एक जो आपके एक अणु था वो आपके उसी दिशा में वापस लौटा। इससे क्या पता चला कि यहाँ पर एक नाभिक होता है, बीच में एक नाभिक होता है। यही इसका रदरफोर्ड का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संगणक यानी कंप्यूटर्स में जो प्रयुक्त होती है आईसी, यानी आईसी चिप किसकी बनाई जाती है? लेड से बनाई जाती है, क्रोमियम से, सिलिकॉन से, या स्वर्ण से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से, यानी ये एक अर्धचालक होता है। सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक। और इसी से क्या बनाई जाती है? आईसी चिप बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंच जगत की अवधारणा इंपोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बट ये उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंच जगत की अवधारणा किसने दी? तो विटेकर ने दी थी। विटेकर ने दी थी पंच जगत, यानी 5 जगतों के बारे में बताया था। इनमें से क्या थे? तो एक तो था आपके मोनेरा, पहला जगत इन्होंने बताया था मोनेरा। लिखते रहिएगा, आपको मैं भी देखिए कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। मोनेरा। दूसरे आपके जगत की बात करें तो वो हो जाएगा आपके प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ये आपके हो गया दूसरा जगत, किसके अनुसार? विटेकर के अनुसार। बात करें हम नेक्स्ट जगत की, तो वो हो जाएगा आपके फंगस, फंगी। ये हो गया आपके 3 जगत हो गए ये। और चौथा हो जाएगा पादप। और पांचवा हो जाएगा आपके जंतु। इस प्रकार ये साइंस की क्लास आज यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।